नमस्कार मित्रों, मैं डीआर सारण और आप देख रहे हैं गुरु कृपा हिंदी पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। अब हम लोग चूंकि हिंदी व्याकरण के जितने भी बिंदु हैं उनको हम लोग सिलसिलेवार पढ़ेंगे और बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे और हिंदी की जितनी व्याकरण है, जितने बिंदु हो सकते हैं, तमाम छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के जितने एग्जाम होते हैं उनमें जो सवाल आते हैं उसका बिल्कुल पूरी गहराई के साथ बहुत गहनता से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए एक बात पहले से बता दूं कि चूंकि हिंदी व्याकरण को 3 हिस्सों में विभक्त किया जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जब हम लोग वर्ण विचार की बात करते हैं तो उसमें हिंदी की पूरी वर्णमाला आती है, वर्णमाला का वर्गीकरण, चाहे वो उच्चारण स्थान के आधार पर हो या प्रयत्न के आधार पर हो या फिर अन्य जितने भी उनके आधार हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर वर्ण विचार की लगभग 10 से 15 कक्षाएं मैं ले चुका हूं और मैं ये कह सकता हूं कि वर्ण विचार को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है जो इस यूट्यूब चैनल पर डाली गई कक्षाओं में शामिल नहीं हो। चाहे आप लोग कितने भी बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं, मेरे जितने वीडियो हैं इस यूट्यूब चैनल पर उनसे आप लोग वर्ण विचार की पूरी जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग वर्ण विचार से आगे बढ़ते हुए सेकंड स्टेप की बात करेंगे और हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा शब्द विचार। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 बातें हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा में 3 ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। वर्ण की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, वहां अगर जाकर के आप लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, वो शब्द की बात करेंगे। बहुत सामान्य बात है और सब लोग जानते हैं कि शब्द क्या है। वर्णों का समूह है शब्द। ये क्रमशः है कि वर्णों का समूह शब्द है और शब्दों का समूह वाक्य है। यानी वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो वर्ण किससे बनते हैं? वर्ण अपने आप में अविभाज्य इकाई है। वर्ण किसी से नहीं बनते, वर्ण का विभाजन नहीं हो सकता। वर्ण अपने आप में स्वतंत्र इकाई है। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि वर्ण का सिर्फ उच्चारण होता है, इसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए वर्णों का भाषा में स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता, बल्कि वो शब्दों के साथ या मिल करके शब्दों का निर्माण करके ही भाषा में प्रयुक्त होते हैं। मैं 3 बातें फिर बता रहा हूं। वर्ण उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी या लघु इकाई है, लेकिन जब अर्थ के स्तर पर बात करते हैं, जो वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है। और शब्दों का भी केवल अर्थ होता है, उनका भाव नहीं होता। इसलिए भाव के स्तर पर कई है, वो कौन सी है? वाक्य है। यानी वर्ण का सिर्फ उच्चारण होता है, शब्दों का अर्थ होता है और वाक्य का भाव होता है। ठीक है, हम लोग आज शब्द की बात करेंगे। और शब्द क्या है? बहुत सामान्य बात है कि वर्ण, शब्द वर्णों का समूह है। लेकिन केवल वर्णों का समूह को अगर हम लोग शब्द कहें तो शायद गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वर्णों को अगर किसी भी क्रम में मिलाएं, वो जो शब्द बनेगा वो शब्द निरर्थक भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि हमारी भाषा में निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हाँ, व्यावहारिक बोलचाल में हम लोग बहुत सारे निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम लोग किसी पशु को आवाज देते हैं, किसी को डांटते डपटते हैं, तो हमारे मुख से बहुत सारी ऐसी ध्वनियां निकलती हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द निकलते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, भाषा में उनका कहीं प्रयोग लिखित रूप में नहीं होता। इसलिए भाषा सिर्फ सार्थक शब्दों की चर्चा करती है। इसलिए हम लोग शब्द की परिभाषा की जब बात करेंगे तब भी हम लोग ये कहेंगे, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। केवल वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। इसकी बजाय अगर हम लोग ये कहें कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यानी वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई न कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा समूह शब्द कहलाएगा। परिभाषा देखिए आप लोग, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। परिभाषाएं कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हम सब लोग कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के सवाल आते हैं उस समझ हमें विकसित करनी है। उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको हमें समझना है। अब अगली बात देखिए आप लोग, मैंने एक चीज लिखी है, आप लोग ध्यान देना कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त, ध्यान देना,
जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, तो वो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, उसके, यहाँ लिखना था, तो उसके वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो शब्द को हम लोग स्वतंत्र रूप में लिखते हैं, एक होता है उस शब्द का हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उस शब्द का उस वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है और उस शब्द को व्याकरणिक रूप या व्याकरणिक रूप जाता है, यानी कि उसका लिंग पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके कारक, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, लिंग वचन कारक काल, इन सब की जानकारी मिलती है। और ऐसा तब होता है जब वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हुए वैयाकरणिक रूप धारण करता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं मित्रों, पद कहते हैं। आपको दो चीजों का अंतर समझना जरूरी है कि शब्द क्या है और पद क्या है। शब्द तो क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है, ठीक है, और वही शब्द जो होता है ना, वो पद कब कहलाता है, तो सीधी परिभाषा हम लोग ये कहेंगे कि जब कोई शब्द, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो हम लोग शब्द नहीं कह करके पद कहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि शब्द कहने से कोई गुनाह हो जाता है, क्योंकि जो शब्द है वही पद है। शब्द और पद मूलतः एक ही बात है, लेकिन अगर पारिभाषिक दृष्टि से बात करेंगे और तो हम लोग ये कहेंगे कि स्वतंत्र रूप में जब उसको लिखा है तो शब्द कहेंगे, जबकि वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसको हम लोग पद कहेंगे। यानी शब्द है वो कब पद बन जाता है, जब वो वाक्य में प्रयुक्त होता है। इधर देखिए आप लोग उदाहरण, जैसे मैंने बालक लिखा, अब ये बालक जो है ना, ये क्या है, यहाँ पर शब्द है। बालक क्या है, शब्द है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हुआ है, केवल लिखा है बालक, तो बालक एक शब्द है। लेकिन ध्यान देना, मैंने लिखा बालक पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, ये एक वाक्य है। बालक पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है, और यही बालक शब्द इस वाक्य में आया हुआ है, और यहाँ जो बालक है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। बहुत छोटी बात है, शब्द क्या है और पद क्या है। यहाँ लिखा मैंने बालक, यहाँ तो बालक शब्द है, जबकि बालक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ बालक का क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको हम लोग पद कहते हैं। तो ये दो बातें आप लोगों को समझनी है। आगे बढ़ते हैं अगली बात के लिए। अगली बात है शब्दों के भेद। भेद का मतलब होता है प्रकार, शब्दों के प्रकार, टाइप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के प्रकार, शब्द किस प्रकार के होते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है मित्रों, शब्द को हम जब पूरा करेंगे ना बहुत लंबा समय लगेगा। किसी को लगता है कि शब्द का मैटर आज पूरा हो जाएगा, तो ऐसा असंभव है। जब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जितने टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूं व्याकरण के सारे बिंदु वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में शामिल हो जाते हैं। और वर्ण विचार की तो केवल बात वर्णमाला तक थी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और शब्द विचार जो है ना, वो व्याकरण का सबसे लंबा बिंदु है, क्योंकि व्याकरण के अधिकतर टॉपिक जो हैं वो शब्द विचार के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। और हम लोग पूरी बातें बिल्कुल क्रम से और डिटेल में और ऑथेंटिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। शब्दों के प्रकार की बात कर रहा हूं। अब शब्दों का जो वर्गीकरण होता है किन किन आधारों पर होता है और कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहली बात ध्यान देना, व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। पहले तो हर शब्द को समझना है आप लोगों को। व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि कोई भी शब्द कहां से उत्पन्न हुआ, कि उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, एक तो वो। और दूसरा, उसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब क्या होता है, सोर्स, यानी वो शब्द कहां उत्पन्न हुआ और कैसे उत्पन्न हुआ। व्युत्पत्ति एवं स्रोत, यानी कोई शब्द जो है उसका निर्माण कब, कहां और कैसे हुआ। हिंदी में जितने शब्द प्रयुक्त होते हैं उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, इसके आधार पर जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो मूलतः 4 ही माने जाते हैं, लेकिन आजकल 5 भी माने जाते हैं। कंपटीशन में ये कोई नहीं पूछता कि कितने भेद होते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को लेकर कई बार आपस में डाउट पैदा हो जाते हैं, कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं, इसलिए परीक्षाओं में विवाद होते हैं। इसलिए आंकड़ों के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर भी हम लोग बात करें तो व्युत्पत्ति और स्रोत के आधार पर मुख्यतः जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। लेकिन आजकल
उसके प्रकारों की संख्या 5 भी मानी जाती है। तो 4 कौन से हैं और 5 कौन से? नाम देखिए आप लोग, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। मूलतः तो ये 4 ही होते हैं। मूलतः उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर ये 4 ही हैं, लेकिन 5वां कौन सा हो गया? संकर। पहले तो आप पांचों के नाम याद करें। व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं? मूलतः 4 हैं, लेकिन वर्तमान में 5 भी माने जाते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये पांचों नाम आपको याद रहना चाहिए। अब किसमें क्या है ये बात हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला वर्गीकरण व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर 5, तत्सम, तद्भव, देशज, देशी एवं संकर। दूसरा जो आधार है वो है रचना के आधार पर। रचना का मतलब होता है बनावट। रचना का मतलब होता है बनावट। कोई शब्द है ना, वो कैसे बना है। हम लोग व्युत्पत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, शब्द बना कैसे है, किस किस को जोड़ने से बना है, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। बनावट या हम लोग कह सकते हैं इसको निर्माण। निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद। कितने भेद हैं? यहाँ कोई डाउट नहीं है, 3 ही भेद हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं देखिएगा। नंबर 1 रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। नाम याद रखना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हम लोग आगे की कक्षाओं में इनकी पूरी चर्चा करेंगे कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। फिलहाल मैं संक्षेप में बता रहा हूं, इसलिए सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। और वर्गीकरण का तीसरा आधार है वो है प्रयोग के आधार पर, या हम लोग ये कह सकते हैं कि रूप परिवर्तन के आधार पर। बहुत सारे शब्द होते हैं। शब्द मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका रूप कभी बदलता नहीं है, तो ऐसे हैं जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। अलग अलग परिस्थितियों में वो शब्द अलग अलग रूपों में होता है। तो प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के कितने भेद है मित्रों? 2 भेद है। यहां भी किसी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रचना के आधार पर, बनावट और निर्माण के आधार पर 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और रूप परिवर्तन के आधार पर या प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं, नो डाउट। और 2 कौन कौन से हैं? एक है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अविकारी होते हैं, इनको दूसरे शब्दों में या दूसरी भाषा में या दूसरे रूप में इसको अव्यय भी कहा जाता है। एक तो होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। और अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। तो शब्दों के वर्गीकरण के मित्रों 3 आधार है। व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर 3 है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर 2 हैं, विकारी और अविकारी। एक बार तो आप लोग इस वर्गीकरण को और ये सारे जो नाम हैं वो आप अपने ध्यान में डाल देना। मुझे पता है कि आप में से सारे लोग विद्वान हैं, सबको इन बातों की जानकारी है। फिर भी कोई बात अगर नहीं लगे आपको और आपको कोई डाउट हो, मैं फिर बता देता हूँ कि कोई बात अगर मेरी कक्षा में आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज शब्दों के वर्गीकरण का पहला आधार। कौन कौन सा? व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हम लोग जानते हैं। हमने 5 भेद लिखे हैं। व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के हम लोग 5 भेद हमने किए हैं और उन 5 भेदों को हम लोग आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला है तत्सम। देखिए, तत्सम तद्भव की बात आप और हम सब लोग लगभग प्राथमिक कक्षाओं से इसकी चर्चा करते आए हैं। बहुत बार 5वीं तक की कक्षाओं में भी कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि इनमें से तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, या तत्सम और तद्भव छांट करके अलग अलग कीजिए, या तत्सम शब्द दे दिए उनके तद्भव रूप लिखिए, या तद्भव दे दिए उनके तत्सम रूप लिखिए। ये छोटी छोटी बातें आती रही, लेकिन स्कूली जीवन के अंदर हमने कभी इस पर विचार नहीं किया तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। हम लोग आगे बढ़े तो धीरे धीरे जरूरत महसूस हुई, तो हमें समझ में आया कि तत्सम तद्भव क्या है। तो आज मैं अच्छी तरह से बात बता रहा हूँ। बात समझ में कम आई हुई है वो लोग ध्यान से सुनिएगा। तत्सम क्या होता है? पहले तो तत्सम का आप लोग देखो संधि विच्छेद। तत्सम में 2 शब्द हैं, एक है तद और दूसरा है सम। तद सम। तद का मतलब होता है उसके, ध्यान देना मेरी बात पे। तत्सम का संधि विच्छेद होता है तद धन
सम, यहाँ तद उपसर्ग है, ठीक है। तद धन सम, तद का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, ध्यान देना। और उसके का मतलब क्या है? संस्कृत। ये बात सुनना, तत्सम तद धन सम, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी ये तद शब्द जो आया है ना, ये किसके लिए आता है? संस्कृत के लिए आता है। संस्कृत क्या है? संस्कृत भाषा है। और यह क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि हिंदी की जो उत्पत्ति है मूलतः संस्कृत भाषा से ही है। हम लोग जानते हैं संस्कृत का और भाषा का जब इतिहास पढ़ते हैं तो हजारों सालों की यात्रा है। शुरुआत होती है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद अ, हिंदी शुरू हुई। लगभग आज से 1000 साल पहले की बात करते हैं हम लोग, और वहां से 1000 सालों की यात्रा करके आज हम लोग जिस रूप में देख रहे हैं, ये विकास यात्रा हजारों सालों की है। लेकिन हिंदी की जो उत्पत्ति है वो मूलतः संस्कृत की मानी जाती है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। बात भी आपको याद रखनी है। ऐसा इसलिए कि संस्कृत की लगभग सारी बातें जो है वो बहुत सारी बातें हिंदी में समान रूप में लागू होती है या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लागू होती है। और हिंदी में लगभग जितने भी शब्द है ना, उसमें भी संस्कृत के शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है, चाहे वो उसी रूप में आ जाए या फिर थोड़े परिवर्तन के साथ आ जाए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया, चलिए। तो तत्सम का मतलब क्या हुआ? वे शब्द, परिभाषा समझना आप लोग। वे शब्द यानी संस्कृत के वे शब्द, कौन सी भाषा के? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देना, संस्कृत के वे शब्द, हमें कोई परिभाषा नहीं पूछे, आपको कोई लिखित एग्जाम नहीं देना है, हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, हमें विकल्प का चयन करना है। इसलिए रटने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या है। तो संस्कृत के शब्द है। तत्सम का मतलब किसके शब्द हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। कई बार आपको पूछ लेना कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको ये पूछा जा रहा है कि इनमें से संस्कृत का शब्द कौन सा है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत में भी वैसे ही हैं और वो के वो शब्द हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी, 10वीं तक तो कम से कम पढ़ी है, और बहुत सारे शब्द हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में वैसे ही थे जैसे हिंदी में। इसलिए संस्कृत के वे शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होते हैं या बिना किसी परिवर्तन के हुबहू रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरणों की बात करें, जैसे अग्नि, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र, चंद्र, जीवा, जितने भी शब्द लिखे हैं मैंने, क्या लगता है आपको, क्या हिंदी में ये शब्द प्रयोग नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। बताओ कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता? अग्नि नहीं होता क्या? कर्ण नहीं होता क्या? क्षेत्र नहीं होता क्या? होते हैं। लेकिन ये शब्द जो है ना, मूलतः हिंदी के नहीं है, किसके हैं? संस्कृत के। और ध्यान रखना, संस्कृत में भी यही शब्द प्रयोग होते हैं और हिंदी में भी होता है। जैसे क्षेत्र शब्द है, जैसे अग्नि शब्द है, ये संस्कृत में भी वही आता है और हिंदी में भी वैसा ही आता है। यही बात मैं कर रहा हूँ। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम लोग तत्सम कहते हैं, और ये सारे शब्द जो है तत्सम है। अब मित्रों, एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि तत्सम शब्दों की संख्या कितनी है, इसका कोई एक आंकड़ा नहीं है। इसका कोई एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इनकी शब्दों की संख्या जो है ना, वो अनेक है, वो अनंत है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई कितने 100 है, कितने हजार, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शब्दों की संख्या लाखों में होती है। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण के रूप में शब्द आपको बताए हैं। शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं और संस्कृत में भी इसी रूप में होते हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। और तत्सम शब्दों की और तद्भव शब्दों की एक सूची आती है, तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल ये आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, या पूछते हैं कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव नहीं है। इसलिए आपको अपने शब्द को उसको पढ़ाना तो पड़ेगा। अब उसकी पूरी सूची मैं अगर यहाँ बोल के बताऊं, लिख के बताऊं, तो संभव नहीं है। वो तो आपको अपने स्तर पे पढ़नी पड़ेगी। यहाँ हम लोग समझ ये रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मामला क्या है। ठीक है, ये थी बात तत्सम की।
मैं आगे बढ़ता हूं और अगली बात है किसकी, तद्भव की। में भी दो शब्द हैं, तद भव। तद का मतलब वही है, तद का मतलब है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना, जो उससे उत्पन्न हुआ है। किससे? संस्कृत, यानी संस्कृत से उत्पन्न। देखो संस्कृत के शब्द और संस्कृत से उत्पन्न, इन दोनों में फर्क है। बेसिकली तत्सम और तद्भव का अंतर मैं बहुत सरल शब्दों में बता दूं आपको कि तत्सम तो संस्कृत के वे शब्द हैं जो वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं, जबकि तद्भव वे शब्द हैं जो है तो संस्कृत के, लेकिन उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि कुछ परिवर्तनों के साथ, अपने रूप में थोड़ा सा या ज्यादा आंशिक परिवर्तन के साथ वो हिंदी में हैं, तो उनको हम लोग तद्भव कहते हैं। देखिए आप लोग, परिभाषा क्या हो जाएगी, संस्कृत से उत्पन्न या संस्कृत से विकसित वे शब्द हिंदी में रूप परिवर्तित होकर प्रयुक्त, बस यही बात है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हो वो तत्सम, और जो परिवर्तन के साथ प्रयुक्त हो, यानी थोड़ा सा उनका रूप बदल जाता है और वो हिंदी में हैं, लेकिन वो काफी हद तक आपस में मिलते जुलते होते हैं, लेखन की दृष्टि से भी और उच्चारण की दृष्टि से भी। क्या कहलाते हैं? तद्भव। जैसे मैं कुछ शब्दों की एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। मैंने अभी तत्सम में जो उदाहरण लिखे थे, मैं उन्हीं शब्दों का आपको तद्भव रूप बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे आग लिखा, जानते हैं, वहां हमने क्या लिखा था? अग्नि। अग्नि क्या हुआ? तत्सम, और आग क्या हो गया? तद्भव। आम, वहां हमने क्या लिखा था? आम्र। आम्र, आम्र तत्सम है और आम तद्भव है। यहां हमने लिखा ऊंट, वहां क्या लिखा था? उष्ट्र। उष्ट्र का मतलब ऊंट होता है, उष्ट्र तत्सम है और ऊंट तद्भव है। कान, कान के लिए क्या लिखा था हमने? कर्ण। कर्ण तत्सम है और कान तद्भव है। गधा, गधा के लिए हमने लिखा था गर्दभ। गर्दभ तत्सम है और गधा तद्भव है। खेत लिखा था हम लोगों ने क्षेत्र। क्षेत्र जो है वो तत्सम है और खेत तद्भव है। चांद, हमने लिखा था चंद्र। चंद्र, चंद्र क्या है? तत्सम है, और चांद क्या है? तद्भव है। जीव, इसके लिए संस्कृत में वर्ड आता है जिह्वा। जिह्वा क्या है? तत्सम है, और जीव क्या है? तद्भव है। मैंने कुछ 10 एक शब्द लिखे लगभग, वो सारे तत्सम थे, और यहाँ जो मैंने लिखे वो क्या है? तद्भव है। परीक्षा में सवाल यही आता है कि इसका तत्सम रूप क्या होगा और इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो तत्सम तद्भव, अब इस शब्दों की सूची हजारों की है, और वो आपको अच्छी पुस्तक लेकर के उसमें से आपको पढ़नी चाहिए, उसमें से आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तत्सम और तद्भव की मूल अवधारणा है। मैं दो बातें बहुत गहरी बता रहा हूँ, शायद किसी किताब में आपको मिले कि नहीं मिले, कि हम लोग कितने शब्दों को रटें। क्या आप लोग सारे तत्सम शब्दों को रट सकते हैं? नहीं। क्या तद्भव को रट सकते हैं? नहीं। रटने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों के दिमाग में जरूर रह जाएगा कि हाँ ये तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, लेकिन मैं दो पहचान बता रहा हूं, ध्यान देना, दो बातें ध्यान रखना। एक तो हिंदी में दो वर्ण होते हैं, ड और ढ। इनको हम लोग पढ़ा था हम लोगों ने वर्णमाला में, उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दो उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात कर रहे हैं हम लोग। उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, ड ढ। ठीक है, और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु। चंद्र, चंद्र बिंदु कौन सा? दो बात ध्यान रखना, एक तो उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ ढ, और एक होता है अनुनासिक, यानी जिसको हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। इन दोनों का प्रयोग अगर कहीं शब्द में हुआ है, आप ये समझ लेना ये दोनों शब्द कभी भी तत्सम नहीं हो। एक पहचान बता रहा हूं आपको मैं, याद रखना इस बात को। किसी शब्द में अगर ड़ और ढ, जिनके दोनों के बिंदु कहां लगता है? नीचे लगा हुआ है, दोनों उत्क्षिप्त कहलाते हैं। ये अगर कहीं प्रयोग हो जाए बीच में, तो आप समझ लेना कि शब्द तत्सम नहीं है, ये गारंटी है।
एक भी ऐसा तत्सम शब्द नहीं है जिसमें ड़ और ढ का प्रयोग। ऐसा क्यों मालूम है? ऐसा इसलिए कि ड और ढ जो है ना वो हिंदी के अपने व्यंजन है। हिंदी ने बाकी तो लगभग पूरी वर्णमाला संस्कृत वाली ही ली है, लेकिन ड़ और ढ ने अपने यहाँ निर्मित की। संस्कृत में थे ही नहीं। जब संस्कृत में थे ही नहीं तो फिर इनका प्रयोग वहां कैसे होगा? होगा ही नहीं। सीधी बात है कि ड और ढ ये दोनों वर्ण अगर किसी शब्द में प्रयुक्त हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि शब्द तत्सम हो ही नहीं सकता। तो क्या हो सकता है मित्रों? क्या जरूरी है तद्भव होगा? तद्भव जरूरी नहीं है। तद्भव भी हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है? देशज हो सकता है। ध्यान देना, तो तद्भव भी हो सकता है और वो देशज भी हो सकता है, लेकिन तत्सम नहीं होगा। और दूसरी बात है ये क्या? चंद्र बिंदु। किसी शब्द पे अगर चंद्र बिंदु लग गया, जैसे या शब्द को आप लोग चांद, मैंने क्या लिखा है? चांद। अब चांद पे क्या आ रहा है? चंद्र बिंदु आ रहा है, तो आप ये समझ लेना कि ये शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, जैसे शब्द लिखता हूं मैं एक मेंढक। ध्यान देना, एक शब्द लिखा मेंढक। मेंढक क्या मैंने बिंदु लगा दिया, अब ये ढ आ गया, तो आप क्या मान सकते हैं? ये कभी भी क्या मान लोगे आप लोग? क्या मान लोगे? ये तद्भव है। क्या है? तद्भव, क्योंकि यहां ढ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? मंडूक। मंडूक होगा, मंडूक। मैं ये बता रहा हूं कि ढ आ गया इसलिए ये तत्सम नहीं है। चांद आ गया, जैसे चांद पे चंद्र बिंदु है इसलिए ये तत्सम नहीं है। तो ड़ और ढ का प्रयोग और अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग, ये दो स्थितियां है ना, ये तत्सम में कभी भी नहीं आती है। ये सामान्य पहचान के लिए आपको बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये बात होगी तत्सम और तद्भव की। बाकी तत्सम तद्भव की सूची आपको किसी पुस्तक में से याद करनी पड़ेगी। यहाँ सारी चीजें लिखना संभव नहीं है। फिर भी किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगला तीसरा प्रकार है देशज। देशज का मतलब क्या होता है? दो शब्द हैं यहाँ, देश और ज। ज का मतलब होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना, जो अपने ही देश में उत्पन्न हुआ है। या देश का मतलब कोई भारत देश से मतलब नहीं है। देश का मतलब एक क्षेत्र विशेष है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं भाषा के अंतर्गत जो किसी क्षेत्र विशेष में ही प्रयुक्त होते हैं, पूरे भारत में नहीं होते कहीं। जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में वो क्षेत्र विशेष में ही प्रचलित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते हैं? भाषा के अंदर शब्द को उसमें शामिल हो जाते हैं। क्या होता है देशज? ध्यान देना, वे शब्द तो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक तैयार कर लिए जाते हैं, गढ़ लिए जाते हैं, निर्मित कर लिए जाते हैं। जैसे एक शब्द है गड़बड़। हम लोग कहते हैं अरे भाई मेरे आज पेट में गड़बड़ है, या कोई काम है हम लोग कहते हैं काम गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ कोई शब्द नहीं है हिंदी का, न तो ये तत्सम है, न तद्भव है, न विदेशी है, न किसी और भाषा में है, बस हिंदी में ही है। और इसका निर्माण जो है ना वो लोगों ने किया है। किसी क्षेत्र विशेष के लोगों ने ये शब्द का प्रयोग शुरू किया और इस शब्द का प्रयोग होते 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 ये शब्द हमारी भाषा के अंतर्गत शामिल हो गया। तो देशज शब्द वे हैं जो क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जिनके व्युत्पत्ति स्रोत का पता नहीं होता। कि देशज शब्द जो होते हैं ना उनका व्युत्पत्ति का जो स्रोत होता है वो अज्ञात होता है। परीक्षा में कई बार सवाल आता है कि जिन शब्दों का व्युत्पत्ति का स्रोत अज्ञात हो, यानी ज्ञात नहीं हो। देखो उसका स्रोत होता तो है लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता। किस क्षेत्र के लोगों ने इसका शब्द का निर्माण किया, कैसे ये प्रचलन में आया, किस व्यक्ति ने पहली बार बोला, हो सकता है उसका अपना इतिहास हो लेकिन ऑथेंटिक रूप में या रिकॉर्ड के रूप में उसकी कोई जानकारी नहीं होती। तो ऐसे शब्द जिनका निर्माण क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लिया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके व्युत्पत्ति के स्रोत का ज्ञान किसी को नहीं होता या उनका स्रोत अज्ञात होता है, देशज शब्द कहते हैं। देशज कह दें चाहे हम लोग देसी शब्द कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ शब्द हैं ऊट पटांग, अंगोछा, खर्राटा, गड़बड़, मुक्का, खचाखच, लोटा, ढोर, फटाफट, ये सारे काम
शब्द हैं, क्या ये हिंदी में प्रयुक्त होते नहीं है? बिल्कुल होते हैं। हिंदी के डिक्शनरी में शब्द आ गए, ये बोलचाल में, लेखन में, हर जगह इन शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये शब्द किसी और भाषा के नहीं है, कहीं से आए नहीं है, ये हम लोगों ने यहीं से बना लिए। क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा इनको बोला गया, प्रचलन में लाया गया और धीरे धीरे भाषा में इन्होंने अपनी जगह बना ली। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। और देशज शब्दों की संख्या भी काफी बड़ी संख्या में है, इसलिए उनको भी पढ़ करके आपको याद करना चाहिए। और एक बात और बता दूं, हिंदी के अंदर शामिल होने के बाद, चाहे वो तत्सम है, चाहे तद्भव है, चाहे देशज है, चाहे विदेशी है, चाहे कोई और है, अब हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं ना, तब उनकी कोई अलग पहचान नहीं रही कि भाई शब्द को देखने से पता चल जाएगा हाँ ये विदेशी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी कोई वेशभूषा तो है नहीं, उसके कोई अलग लक्षण तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड हैं, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी रूपांतरण क्या है वो मैं मालूम ही नहीं है। जैसे डॉक्टर है, सब लोग डॉक्टर कहते हैं, कौन डॉक्टर को चिकित्सक कहता है? हॉस्पिटल को सब हॉस्पिटल कहते हैं, कौन अस्पताल कहता है, चिकित्सालय कहता है? कोई नहीं कहता। कॉलेज को सब कॉलेज कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? पेन है, पेन को सब लोग पेन कहते हैं, कौन कहता है कलम? कोई नहीं कहता। मेरा मतलब क्या है, हमें तो लगता है कि पेन हिंदी का वर्ड है, और हिंदी की एक खासियत है कि किसी भी भाषा का शब्द आ गया और हिंदी भाषा के बीच में प्रयोग हो रहा है, हिंदी को कोई आपत्ति नहीं है, कहीं ऐसा अटपटा नहीं लगता। जबकि अन्य भाषाओं की जब बात करेंगे, उनके बीच में अगर हिंदी का कोई शब्द घुसेड़ेंगे तो लगेगा जैसे दाल में कंकड़ आ गया हो, तो आपके दांतों के नीचे फंस गया हो, ऐसा लगेगा आपको। जबकि हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हिंदी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, और ऐसा नहीं कि स्वीकार करना बंद कर दिया। हिंदी में आज भी शब्दकोश में रोज नए शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्दों का प्रवेश होता है, और हिंदी अपने शब्दकोश को बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। ठीक है ना भैया? तमाम भाषाओं के शब्दों को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं कि ये शब्द होते हैं देशज, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं होता या अज्ञात होता है, और जो क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा जरूरत के मुताबिक गढ़ लिए जाते हैं वो देशज कहलाते हैं। और चौथा है विदेशी। अब विदेशी नाम से क्या मतलब है? विदेशी का सामान्य अर्थ तो ये होता है कि जो अपने देश का नहीं है, पाकिस्तान का, चीन का, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोई भी दुनिया का देश है अन्य, उस देश का जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग विदेशी कहते हैं। लेकिन शब्दों के संदर्भ में इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। कैसे? देखिए आप लोग, संस्कृत के इतर, इतर का मतलब होता है अलावा। संस्कृत को छोड़ के, संस्कृत को छोड़ के अन्य भाषाएं, ध्यान देना, संस्कृत को छोड़ करके दुनिया की जितनी अन्य भाषाएं हैं, संस्कृत को क्यों छोड़ दें? क्योंकि संस्कृत के शब्द जो है हिंदी में वो तो क्या कहलाए, वो तो तत्सम हो गई। इसलिए संस्कृत को छोड़ दो, संस्कृत को छोड़ के दुनिया की अन्य किसी भी भाषा का शब्द, अब वो भाषा कहां की हो, वो भाषा चाहे तो भारत की हो और चाहे किसी अन्य देश की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनना, वो लोग व्यक्ति के संदर्भ में बात करेंगे तब तो अपने देश के बाहर का व्यक्ति विदेशी होगा, लेकिन जब विदेशी शब्दों के बारे में बात करेंगे तो यहां पर देश के बाहर की भाषा होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए भारत में पंजाबी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। भारत के अंदर ही ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं तो हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं हैं, और विदेशों की भाषाएं भी हैं, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे चीनी हो, जापानी हो, पुर्तगाली हो, तुर्की हो, अरबी हो, फारसी हो, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं दुनिया की। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदी के अंतर्गत अब हिंदी के शब्द कौन से माने जाते हैं? हम लोग कह रहे हैं कि वो तत्सम वहां से आ गए, देशज यहां से आ गए, तो हिंदी के शब्द कौन से हैं? हिंदी के शब्द मूलतः कौन से हैं? तद्भव। तो तद्भव शब्द है ना, वो मूलतः हिंदी के हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत के भी नहीं है। हाँ, मिलते जुलते तो हैं, लेकिन रूप परिवर्तन के साथ आए, उसी रूप में प्रयुक्त नहीं होते। तो तद्भव को हम लोग हिंदी के शब्द मानते हैं। तत्सम है वो हो गए संस्कृत के। देशज तो वो हैं जिनका स्रोत हमें ज्ञात ही नहीं है। अब बात आती है विदेशी की। विदेशी का मतलब संस्कृत को छोड़ दें, इसके अलावा दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनका कोई शब्द अगर हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो वो विदेशी कहलाएगा, चाहे वो भाषा भारत में बोली जाती हो और चाहे भारत के कहीं अन्य किसी देश में या भारत के बाहर बोली जाती हो। हिंदी और संस्कृत को छोड़ के दुनिया की सारी भाषाएं हमारे लिए क्या है? विदेशी है। ठीक है,
इसलिए संस्कृत को छोड़ के दुनिया की अन्य किसी भी भाषा, चाहे वो भारत की हो और चाहे भारत के बाहर की हो, उनके जितने भी शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो सारे विदेशी कहलाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, पुर्तगाली इत्यादि के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? विदेशी कहलाएंगे। परिभाषाओं को रटने की जरूरत नहीं है, आपके बात समझ में आनी चाहिए कि विदेशी क्या होता है। जैसे कुछ शब्द हैं, अदालत, इंतजार, करीब, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। मैंने दो दो तीन तीन शब्द लिखे हैं, जबकि अरबी फारसी के शब्दों की बात करोगे ना तो अरबी शब्द फारसी के शब्द हैं वो हजारों की संख्या में है जो हिंदी में होते हैं। जैसे शब्द आया गरीब, बताओ साहब कौन नहीं मानता कि गरीब हिंदी में नहीं है? गरीब शब्द तो इतना प्रयोग हुआ, इतना प्रयोग हुआ कि किसी को लगता ही नहीं है कि हिंदी का नहीं है। अब तो हिंदी का ही है, हिंदी में आ गया तो। लेकिन मूलतः हम लोग उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, हम लोग स्रोत की बात कर रहे हैं कि आया कहां से? अरबी भाषा से आया हुआ है। ठीक है भैया, तो ये अरबी के शब्द मैंने तीन तीन शब्द लिखे हैं, बाकी आपको तो अपने आप याद करने पड़ेंगे। जैसे अनार, हम लोग तो हिंदी की जो वर्णमाला है ना उसको ही अ से अनार शुरू करते हैं हम लोग, अ अनार से। और अनार खुद भी किसका है? फारसी भाषा का है। उस्ताद, कमजोर, ये सब फारसी भाषा के शब्द है। आलपीन, कमीज, ये सब क्या है? पुर्तगाली भाषा के वर्ड है। जैसे चाकू, 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 तोप, ये सब क्या है? तुर्की भाषा के हैं। चाय, जो सुबह सुबह हम लोग पीते हैं, तो चाय पीते तो हैं हम लोग, लेकिन हमारी भाषा का नहीं है, हिंदी का ये चीनी भाषा का है। तूफान, चाय, तूफान, ये सब हिंदी भाषा के शब्द हैं, सॉरी चीनी भाषा के शब्द हैं। कोर्ट, कोर्ट का मतलब न्यायालय होता है। डॉक्टर, पुलिस, अब ध्यान देना, कोई बताएगा मुझे कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिस के लिए हम लोगों ने हिंदी रूपांतरण ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो विदेशी भाषा के जैसे हैं, तो उनका हमारे पास हिंदी वर्ड भी है। लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका हमें हिंदी वर्ड पता ही नहीं है। हम सब लोग पुलिस को पुलिस ही कहते हैं, इसके लिए कोई हिंदी का वर्ड जरूरत नहीं पड़ी हमें। मुझे लगता है बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना? हम लोग कहते हैं रेल, रेल आ रही है, रेल, रेलगाड़ी आ रही है, रेल आ रही है। अब रेल शब्द है ना वो अंग्रेजी का है, लेकिन हम लोग कभी हमने सोचा कभी हिंदी में उसको क्या कहें? है? कुछ लोग बताते हैं कि रेल गाड़ी का मतलब लोह पथ गामिनी, वो अलग बात है, लेकिन कभी बोलचाल में प्रयोग किया क्या? नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी। रेल अंग्रेजों के टाइम में आई और अंग्रेजों ने उसको नाम रेल दिया और हम लोग भी उसको रेल रेल कहने लग गए, और हमारा रेल से काम चल जाता है, तो हमें जरूरत क्या है कि हम लोग इसके हिंदी के शब्द ढूंढें? उसके क्यों चक्कर में पड़े? आदमी अपना काम चल जाए तो फिर बस दिक्कत नहीं है। लेकिन मूलतः हमें पढ़नी भाषा है, इसलिए ये शब्द जो किसके हैं? अंग्रेजी के। मेरा मतलब अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं। और मुझे लगता है दुनिया की तमाम भाषाओं के शब्द है ना प्रयोग होते हैं। हिंदी को एक तरह से हम लोगों ने क्या बना दिया? मिक्स वेज बना दिया, जिसमें सारी चीजें आपस में क्या हो गई? मिल गई। लेकिन हिंदी को कोई आपत्ति नहीं है, हिंदी सबको स्वीकार कर रही है सहजता से और अपने शब्दकोश में वृद्धि कर रही है। और ये क्रम आज भी रुका नहीं है कि शब्द जितने आने थे वो आ गए, ताले लग गए ना। शब्द आज भी आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है भैया। और आजकल तो आदमी जब बोलता है ना हिंदी में, जब कोई बात कहता है, भाषण देता है, तो पता नहीं वो कौन सी भाषा बोलता है। दुनिया की सारी भाषाओं के शब्दों को बीच में बोले जा रहा है। आजकल मिक्स टाइप सी भाषा हो गई है, और खास करके सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये तमाम चीजें आने के बाद तो बिल्कुल ही भाषा अलग रूप में हो गई। जब हिंदी बोलता है तो लगता है कि हिंदी के वर्ड कम बोल रहा है और अन्य भाषाओं के शब्द अधिक बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति, खैर ये हमारे चिंतन का विषय नहीं है। हमें ये सोचना है कि कौन सा विदेशी शब्द है, और विदेशी में भी ध्यान रखना, केवल ऐसा नहीं कि प्रश्न आएगा इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, जरूरी नहीं ऐसा पूछे। ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, फारसी का कौन सा है, अंग्रेजी का कौन सा है, चीनी का कौन सा है। ये चीजें मित्रों आपको याद करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ उतनी बात कर रहा हूं तो आपको समझने की, बाकी जो याद करने की बातें हैं वो आपके स्तर की बात है, आपको याद करनी पड़ेगी। अगली बात करता हूं, और ये आज की लास्ट बात है। पांचवा जो प्रकार है वो संकर है। संकर दो प्रकार के होते हैं मित्रों। एक तो ये संकर है, ये जो संकर है ना, ये तो हमारे शंकर भगवान के लिए आता है, महादेव जी के लिए आता है शंकर। लेकिन दूसरा शंकर है ना, वो ये शंकर है। इस शंकर का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ शंकर प्रजाति होती है, बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी है ना। जैसे खच्चर है, खच्चर, खच्चर का भी सुना होगा आप लोगों ने। खच्चर जो है ना, खच्चर वो क्या है? गधा,
प्लस घोड़ा। गधा और घोड़ा दो प्रजातियां हैं और उन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या है, खच्चर कहते हैं। खच्चर की ताकत क्या होती है, संकर चीजें होती है हमेशा मजबूत होती हैं। कैसे, गधे में ताकत होती है भार उठाने की और घोड़े की ताकत होती है तेज दौड़ने की। और खच्चर है ना, वो घोड़े और गधे का मिक्स है और ये प्रजाति नई तैयार की गई खच्चर, और उसके अंदर वो दोनों गुण हैं। खच्चर गधे से थोड़ा ऊंचा होता है और घोड़े से थोड़ा कम हाइट में। उसके अंदर भार उठाने की क्षमता भी है और तेज दौड़ने की क्षमता भी है। तो खच्चर क्या है, एक प्रजाति है। कैसी, संकर। हमारे यहाँ बीज आते हैं, चाहे बाजरा हो, गेहूं हो, जीरा हो या अन्य कोई फसल हो, हर चीज का बीज आता है, थैलियम बंद आता है, उसको हम लोग संकर बीज कहते हैं। विशेष प्रकार से तैयार किया गया है। लेकिन शब्दों के संदर्भ में बात करेंगे, संकर का मतलब क्या है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दो शब्द मिले होते हैं और वो दोनों ही शब्द जो होते हैं ना, वो अलग अलग भाषाओं के होते हैं, तो ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। मैं पहले एक शब्द की बात कर रहा था, रेलगाड़ी। अब इसमें दो शब्द है, एक तो रेल और एक है गाड़ी। हम लोग कई बार बोलते हैं कि रेल आ रही है, रेल आ रही है, हम लोग गलत बोल रहे हैं भैया। रेल का मतलब तो पटरी है। रेल का मतलब तो क्या है, RAIL, RAIL, रेल। रेल का मतलब तो पटरी है। पटरी कहाँ आ रही है, पटरी तो वहीं पड़ी है ना, उस पटरी पे चलने वाली गाड़ी आ रही है। लेकिन रेलगाड़ी में दो शब्द हो गए, रेल और गाड़ी। अब रेल तो शब्द हो गया इंग्लिश का और गाड़ी शब्द किसका हो गया, हिंदी का। तो ये शब्द कैसा हो गया, संकर। परीक्षा में सवाल आता है उनमें से कौन सा संकर शब्द है। संकर शब्द वो है जिसमें दो शब्द हो और दोनों ही शब्द अलग अलग भाषाओं के हो, तो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बना शब्द संकर कहलाता है। जैसे अग्नि बोट, ध्यान देना, अग्नि शब्द अग्नि वो तो संस्कृत का शब्द है। क्यों संस्कृत का, कैसे, हम लोग पहले लिख रहे थे अग्नि किस में लिखा मैंने, तत्सम में। और मैं फिर बता रहा हूं तत्सम का मतलब ही क्या होता है, संस्कृत होता है। तत्सम शब्द कहे और संस्कृत के शब्द कहे वो एक ही बात है। तद्भव कहे और हिंदी के शब्द कहे एक ही बात है। ठीक है, तो अग्नि शब्द हो गया संस्कृत का और बोट इंग्लिश का वर्ड है, BOAT, बोट। बोट का मतलब क्या होता है, नाव होती है, नाव। ठीक है, तो बोट शब्द किसका हो गया, अंग्रेजी का। और बोट का उपयोग जो था ना, वो युद्ध के क्षेत्र में कुछ चीजें होती हैं उनमें भी उसका प्रयोग होता है। तो जो भी हो, अग्नि संस्कृत का है, बोट किसका है, अंग्रेजी का है। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। लाठी चार्ज, पुलिस कई बार लाठी चार्ज करती है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। देखो आप, लाठी शब्द तो क्या है, हिंदी का लठ होता है, लाठी कहते हैं। लेकिन चार्ज, CHARGE, चार्ज, चार्ज किसका वर्ड है, इंग्लिश का। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का और चार्ज अंग्रेजी का। टिकट घर, टिकट शब्द किसका, अंग्रेजी का, TICKET, टिकट। हम लोग सब उसको टिकट ही कहते हैं, चाहे वो अनपढ़ आदमी भी है ना। मैं कह रहा हूं अंग्रेजी के ऐसे बहुत सारे वर्ड है, केवल पढ़े लिखे आदमी की छोड़ो, आप लोग जो अनपढ़ आदमी भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनको शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कौन सी भाषा का है, क्या नहीं है, क्या मतलब है हमें। हम लोग कहते हैं होटल, अब होटल शब्द हिंदी का थोड़ी है, होटल शब्द तो इंग्लिश का है कि नहीं, तो चल गया। और घर, घर किसका है, हिंदी का। तो ये जो शब्द लिखे हैं ना मैंने, इनमें दो दो शब्द हैं, दोनों ही अलग अलग भाषाओं के हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। क्या भैया, तो ये थी मित्रों पूरी बात बता दूं कि शब्द क्या है, पद क्या है। शब्दों का वर्गीकरण व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। और आज हम लोगों ने एक वर्गीकरण पढ़ा व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। 5 थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। और इसकी मूल अवधारणा, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। बाकी उदाहरण और शब्दों का जो भंडार है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कभी कोई बात समझ में नहीं आए आप कभी भी व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।